बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत का नशमार में मर्च के मरागश वशी सोबा उम्मीद करश में वशता खुशतश में वशिश में खुशी वर्जा विवाद में बलूच कौम में बलूच चागिर दमा चागिरदान या वार निश्तात योगी पाकिस्तान दर मुल्क मैंने वर वश विवाता खुश वशिक रंज विवाता शुमार कदी घर में ग्वात में लगात हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा विवाते अल्लाह पाक की रहमत शुबसर अंचो नाजिल विवाद की नूदानी शंस हमाम मर्दम नादरा हाँ अल्लाह पाक आए सुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का हमाम मर्दम जेड़हानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक आए जिरहा जुतालास बेका आमीन सुमामीन मनी वशी वशी गोले चारों का जब शमजाने ता मंच में होस्ट मां बलोच एक रंदी परश हमारा वशी सुबह वशी सलाम गोले चारों का जब शमजाने था ग्रान निहादी तहारोज परोज गीशी बुहा गए अंची गीशी के सर आसमान सर बुता और जमीन आएगे इच गुमान नीस्ती मालूक दो वादे वर्दो वरा के वासा हम पशकब तगा और माँ गोशा के ओकमेराना नहीं मैं इतना वेगे लपा की चीज़ें वेका कि जल्दी महंगाई अलास बीबी चोशी ग्रान निहादी के मर्दम परेशान मर्दम अवती जिंदा अलास का नगिया गोले चारों का मैं मर्ची की टॉपिक कमी चीज़ें सराई और मैं मर्ची के गेस्ट भी है जो शुमे जाने ता शुमेन चिगुशंती जब होस्ट हुमा बलोच हर वादश में वैसे एक नो की टॉपिक एक नो की गेस्ट आ रही थी मर्ची की टॉपिक भी हमें हवाले थी कि ग्रान निहादी बास रहेगी गोले चारों का समझा नहीं कि ग्रान निहादी छू अलास पे यक्की अब तक तो का बिस तो 4% ग्रान निहादी अगर मोशी जो गुस्से के अब तक बीतता आइए 0 बिस तो 9% ग्रान निहादी बीतता आइए मुकाबले गुस्से के अब तक चिगुशंती जो ग्रान निहादी है अब इस तो 4% आइए तो का गीशी बुता चिया गीशी बुहा गई लेने बेला टैक्स लग गई अर जागे मर्दमा में बेचारी आईनी जी रहा मजीद गीशी बह गई ग्रान निहादी है गुमा इच समझा नहीं आई गई मर्दम होती जिंदा अलाज कर गया चिच्चो न्यूज़ चल गई मर्दम जहर वर गया होती चुक्का नहीं गुमा होती जिंदा अलाज कर गई चाहिए कि मर्दम परेशान अंचो परेशान है कि आए ना होती जिंदे अलाज कर गए अलावा देखे एक चीज़ समझा नहीं थी मोशा कि अमा मर्दम तो ये बड़े ग्रान निहादी कर गया लफा का हिदायत बेदा चाहिए कि मर्दम में पकार चिक करे ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 30,000 दिहाड़ीदार मजदूर आने चिच्चो पकारे रोचे 65 रुपया न दिहाड़ी रसी भले ग्रान निहादी अंतुशी के शक्कर अगर एक सेरे 66 रुपये सर बिता अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर है दिहाड़ीदार तबके रोचे दिहाड़ी 5 अकाली 66 रुपये शक्कर बिकती गोड़ा 200 रुपये चाहिए भाई बाज मर्ची की जब मैं मरागा शमी टॉपिक के सारा डिस्कस करना बैठती और मैं मर्ची के गेस्ट जो अस्ती प्रेसिडेंट थी DCF है गोड़ा मैं लिचारू का मैं जो अस्सी मर्ची की गेस्ट नाम शुमारा गुशियाँ शाकिर उमर गुज्जर साहब गोले चारों का मारावती जो मर्ची की मरागश या उर्दू ता स्विच करना कपी चाहिए कि मैं गैस देगी चागिर देगी गोड़े शुमा दिला मयार थे जब मरती वशी वशी गोले चारों का नुमा गपुत्रान कनेगी भाई गोड़े शुमा मोम बलूची ता गपुत्रान करना वे दिले जोलान के वशत करने में मर्ची की मरागश गेस्ट शाकिर गुज्जर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप? बिल्कुल, पर ये पूछना नहीं चाहिए, इस महंगाई में कोई भी खैरियत से नहीं है। जी जी। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस महंगाई में भी अगर हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो वो हमारे लिए नेहमत से कम नहीं है जिन लोगों को मिल रही है। तो शाकिर उमर गुज्जर साहब, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताएं। सबसे पहले मैं ये पूछूंगी, जो मैंने बलूची में कहा वो आपको समझ आई है? हाँ, कुछ समझ आई है, कुछ नहीं आई। तो कुछ नहीं आई है तो मैं आपको सबसे पहले वो समझा दूं कि मैंने अपने गोले चारों से क्या कहा। आज मेरा ना जो मरागश है, मरागश मतलब प्रोग्राम, वो थोड़ा सा जो है उदास स्टार्ट हुआ है इसका। वो इस वजह से क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग अपनी जो है वो जानें ख़त्म कर रहे हैं महंगाई की वजह से, अपने बच्चों के साथ जहर पी रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम करें क्या। दिहाड़ीदार मजदूर की अगर जो है दिहाड़ी, एक दिन की दिहाड़ी 500 है तो शक्कर की जो कीमत है वो 300 रुपये किलो है, वो किस तरह से पूरा करेंगे। इस तरह से ये मैंने स्टार्ट किया क्योंकि अब यही कह सकते हैं कि हुक्मरानों से तो कुछ नहीं हो रहा, अल्लाह ही कुछ रहम कर दिया हमारे ऊपर, पता नहीं कि कौन सा अजाब है। तो अब आप बताइएगा अपने बारे में। सबसे पहले तो जी मैं वश न्यूज़ का बड़ा ममनून हूँ। यकीनन इस चैनल पे मेरा पहला प्रोग्राम है और बलोची चैनल यकीनन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े एजाज़ की बात है
कि आज मेरे बलोच भाई भी मुझे देख रहे हैं, तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं एक चरवाहा हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ। हम जद्दी पुश्ती डेयरी फार्मिंग करने वाले हैं और एक मैं छोटा किसान हूँ। तो मैंने अब मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान की सबसे पहली डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और मेरे वालिद साहब की 27 जून 1996 को शहादत हो गई थी, गोलियां मार दी गई थी उन्हें यहीं कराची में, न्यू कराची में। तो मेरी पैदाइश भैंस कॉलोनी कराची की है। 1965 में ये भैंस कॉलोनी बनाई गई, शहर से बाहर मवेशी ले जाए गए, तो जनरल अयूब साहब हमें पंजाब से यहाँ लेके आए थे। वैसे हम इंडिया से हिजरत करके आए थे पंजाब। तो मैं ये कहूँगा कि जो महंगाई का तूफ़ान है, जो अशियाए ज़रूरिया हैं हुकूमत वक्त को, या ये निगरान जो सेटअप आया है, या हम सुनते हैं ज़ोर शोर से कि जी सब कुछ पाक फ़ौज कर रही है, तो हम सिपह सालार पाकिस्तान से हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम करने के लिए उनकी तवज्जो है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। उन्होंने कर भी ली है सिपह सालार पाकिस्तान ने, उन्होंने सब्ज़ इनकलाब की बात की है, तो यकीनन सब्ज़ इनकलाब के साथ सफ़ेद इनकलाब भी है जो कि दूध का इनकलाब है, और पाकिस्तान लाइव स्टॉक की दौलत से माला माल है और वो हम ला सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आपने जैसे अपने बारे में हमें बताया, बोले चारों का बाज वशी सरस्वती सरपदीदात और एक चीज़ी मैंने बात शर लगे कि मर्दम जब मजन वहाँ आए ना, अल्लाह पाक चीज़ी दंती आई नी हैसियत मजन भी भले आवती पज्जारा भी याल करा, भले शोती पज्जार चूँ कने के मैं जो से किसान ये या चौका ये बात शर्म न लगे कि मर्दम अमिचो मजन में भी बलेवती पज्जारा बियाल मकम। मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक जिनको नवाज देता है फिर लोग अपनी पहचान भूल जाते हैं कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ से उठ के कहाँ आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एक पॉजिटिव पॉइंट अपना दिया जो बहुत अच्छा था। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो अशिया ज़रूरत की आपने बात की, अशिया ज़रूरी जो बहुत, अगर अशिया ज़रूरी में चीनी भी है, दूध भी है, चले हम आज दूध के हवाले से बात कर लेते हैं। ये कीमतें बढ़ रही हैं कि वापस कम होने का नाम ही नहीं ले रही, ये क्या वजूहात है? असल में जी यकीनी तौर पे इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है इदारों में बैठे करप्ट अफसरान पे, हमारे करप्ट सियासतदानों पे, और दीगर जो भी इसके ज़िम्मेदार लोग हैं उन पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। और मैं ये समझता हूँ कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हम कम कर सकते हैं, हम दूध की कीमत भी कम कर सकते हैं, हम चीनी की भी कीमत कम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ताल्लुक ही किसान से है। चीनी गुड़ से है और शलजम से बनती है, और दूध यकीनन हमारी प्रोडक्ट है, किसान पैदा करते हैं दोनों चीज़ें, गन्ना किसान पैदा करते हैं। तो मैं उस पर ये कहूँगा कि हुकूमत वक्त ने या पिछली जो भी गवर्नमेंट्स रहीं उन्होंने किसानों को शेल्टर ना दिया, ख्वाह वो कोई अजनास हैं, ख्वाह वो दूध है, ख्वाह वो कोई भी चीज़ है, ख्वाह वो गन्ना है। जब गन्ने की कीमत पूरी ना मिलेगी ना किसान को, तो वो गन्ना काश्त नहीं करेगा अपनी फसलों में, बिल्कुल वो मुतबादिल की तरफ वो हो जाएगा। तो जब शॉर्टेज होगी तो यकीनन आपने देखा होगा पिछले दिनों जो मारी फिर रहे थे ये मिल मालिकान, और गन्ना नहीं मिल रहा था, पिछले साल की बात है ये। तो इसी तरह मैं दूध की कहूँगा कि देखें दुनिया ने हमारे ही मवेशी ले जाके जेनेटिकली इम्प्रूव किए, उनकी दूध देने की सलाहियत को बढ़ा लिया। हमारा मवेशी 6 से 7 लीटर दूध दे रहा है और हमारा मवेशी बैरून मुल्क जाके 30 लीटर दूध दे रहा है। तो यकीनी तौर पे हमें उसकी दूध देने की सलाहियत को बढ़ाना है, उसे इन्हांस करना है, ताकि जो है हमें कीमतें ना बढ़ानी पड़े, हमें पैदावार बढ़ानी पड़े। तो उसके लिए हुकूमत मदद करेगी। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया ने टेक्नोलॉजी और ज़राअत को इकट्ठा कर दिया। वतन अजीज़ की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि सरमाया जो है ना, पैसा एक लिक्विड है, उसे जहाँ ढलान मिलेगा वो बह के वहाँ चला जाएगा। बिल्कुल। हाल ही में इंडिया में 60 मशीनें सेक्सुअल टेक्नोलॉजी की मुंतकिल की हैं ABS जेनेटिक्स ने। उससे क्या होता है कि सिर्फ बछड़ियाँ पैदा होती हैं, समझ रहे ना, नर नहीं पैदा होता।
वो सेक्सुअल टेक्नोलॉजी होती है उसकी, मैं टेक्निकल नहीं हूँ उसकी, वो नहीं कर सकूँगा। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि पाकिस्तान को जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है या हमारी हुकूमत वक्त जो वफाकी गवर्नमेंट है, उसे अपने कवानीन में अमेंडमेंट करनी चाहिए, उन्हें सरमायाकारों को मुतवज्जो करने चाहिए यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है हमारा किसान, वो है 98% जो किसान है। हमारी गवर्नमेंट तवज्जो देती कारपोरेट सेक्टर पे, कारपोरेट सेक्टर ये चाहता है वो छोटे किसान को निगल जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों नेशनल मीडिया पे कैंपेन चलती रही कि जी खुला दूध गंदा है, पैक दूध अच्छा है, चलती रही ना। बिल्कुल। ये हमने पैमरा में फिर केस किया, जाके वो केस जीता इस्लामाबाद में, फिर वो कैंपेन रुकी नहीं। ये चला रहे थे, ताज़ा दूध को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। तो डब्बा बंद कंपनियां हमें निगलने की तैयारियां कर रही थी, और उन्हें शेल्टर जो देती है वो यकीनन हुकूमत देती है, हमारा नेशनल मीडिया देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए इसके क्या वजूहात हैं, जो जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत है जो किसानों की तरफ तवज्जो नहीं देती, जो कार्बोहाइड्रेटेड कंपनियां हैं वो जो मिल्क बनाती हैं पैक वगैरह उनके ऊपर तवज्जो देती है, क्या वजूहात है इसकी, क्यों हुकूमत आप लोग को यह नज़रअंदाज कर रहे हैं या तवज्जो नहीं देते? असल में जी सबसे अहम बात है इसमें किसानों की जो बदहाली है वो है प्राइस कैपिंग। इनपुट आज़ाद है, जो अजनास वो खाते हैं उनकी कीमतें आज़ाद हैं, और जो आउटपुट है दूध उसे कंट्रोल कर दिया कमिश्नर कराची ने या डीसीज ने। वो किसान अपनी कीमत बढ़ाना चाहता वो बढ़ाने नहीं देते, अजनास की कीमत बढ़ रही है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है 240 रुपये लीटर। कमिश्नर कराची या डीसीज कहते हैं कि जी उसे हम बेचें 200 रुपये लीटर, तो हम 40 रुपये लीटर नुकसान क्यों करें और कैसे करें? तो बहुत ज़रूरी है दूध की कीमतों को या अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक प्ले किया जाए पूरे निज़ाम को। और यकीनी तौर पे जब इनपुट आज़ाद है आउटपुट का भी आज़ाद होना चाहिए। जब डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट होगी तो कीमतें पूरी मिलेंगी, मुकाबले का रुझान पैदा होगा, कीमतें कम होंगी। फिर कीमतें कम होंगी ताकि जब मुझे कीमत पूरी मिलेगी मैं क्वालिटी एनिमल पर काम करूँगा, मैं अपनी पैदावार को बढ़ाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा पैदावार जितनी भी बढ़े। तो यकीनी तौर पे जब किसी चीज़ की पैदावार बढ़ती है तो मार्केट के अंदर तलब कम होती है, बिल्कुल, और रसद बढ़ती है, तलब कम होती है तो कीमतें कम होती हैं, और जब तलब बढ़ती है रसद कम होती है तो यकीनन कीमतें बिल्कुल बढ़ेंगी। बिल्कुल। अच्छा आप ये बता दें कि ये जो कीमतें हैं, जैसे सपोज किसान के पास से कोई चीज़ गई, ये पेन है मेरे पास, ये मैंने इसको बनाया तो मैं इसको सेल करूंगी 1 रुपये में, तो जो मुझसे लेगा तो वो आगे जब इसको सेल करेगा उसकी क्या कीमत होगी, किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप कीमतें बढ़ती जाती हैं, आप इस हवाले से बता। असल में जी ये 3 डायमेंशन में कराची का कारोबार है दूध का जो है। पहले डेयरी फार्मर है, फिर बीच में होलसेलर है, फिर दूध का फ्रेट है 6 रुपये लीटर का, उसके आगे फिर रिटेलर का प्रॉफिट है। तो ये तकरीबन 18 से 20 रुपए का प्रॉफिट 1 लीटर के ऊपर होता है। अब जैसे कि 195 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर हम भैंस कॉलोनी से दूध दे रहे हैं, और शहर में जो कीमत है 230 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा है। तो आप ये समझ लें कोई प्रॉफिट ज़्यादा ले रहा है, कोई कम प्रॉफिट ले रहा है। तो कोई 20 रुपये ले रहा है, कोई 30 रुपये प्रॉफिट ले रहा है पर लीटर के, उनके एक्सपेंस भी हैं, फिर 6 रुपया फ्रेट है उसका। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे कि आपने एक चीज़ बताई, जैसे फ़र्क बताया किसान वाला और जो कंपनीज वाला, ये आपने बताई। ये सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश करी है, क्या वो जो दूध है जहाँ पे जो हमें पैक जो उसमें मिलती है, क्या वो रियल दूध नहीं है, ताज़ा दूध नहीं है, उनमें क्या फ़र्क है? देखें जी, मैं आपको एक बात बता दूं, 2012 से 2017 तक इतना दूध, खुश्क दूध के नाम पे वे पाउडर, स्किम मिल्क वतन अजीज़ में इंपोर्ट किया गया और स्मगल करके लाया गया कि पाकिस्तान को दुनिया का एक गोदाम बना दिया खुश्क दूध के नाम पे सफ़ेद जहर को डंप करने का। और जब मियाँ साकिब निसार साहब और हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया डब्बा बंद कंपनियों का, जब इनका प्रोडक्शन ऑडिट हुआ तो ये पता चला जी किसानों से एक बड़ी कंपनी ने 5 लाख लीटर दूध परचेज़ किया सिर्फ, और जो सेल्स उसकी थी वो 85 लाख लीटर दूध की थी। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि 80 लाख लीटर दूध कैसे बढ़ा।
एक कंपनी की परचेज 3 लाख लीटर की थी और उसकी सेल्स थी 63 लाख लीटर। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि 60 लाख लीटर दूध कैसे बढ़ा। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये हकाइक हैं, ये वो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो आम थी, जिस पे फिर उन्होंने कहा भी, चीफ जस्टिस साहब ने इस पर लिखे वाज़े तौर पे कि ये दूध नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, वतन अजीज़ के जो कवानीन हैं उन्हें कारपोरेट सेक्टर के जो हवारी हैं, आप देखते हैं ना, जो एक कंपनी के मुलाजिम थे हमारे एक पिछली जमात के असद उमर साहब, मैं नाम ले देता हूँ, एंग्रो में मुलाजमत करते हैं, यकीनन कवानीन को उस अंदाज में बनाया गया है कि उस सेक्टर को फ़ायदा पहुँचे और छोटा किसान तबाह हो जाए। मुझे एक बात बताएं, जो मुहिम चलाई जाती रही कि जी खुला गंदा डब्बे वाला सही है, मैं मान इनकी बात कैसे, ये कहते हैं ना फार्मर से खरीद करते हैं, यानी कि फार्मर से ये गंदा दूध खरीद करते हैं, यही बात है ना। बिल्कुल, वो मशीनों से गुजर के अच्छा हो जाता है, ये समझने की बात है। और नेशनल मीडिया, हम डब्बे की बात नेशनल मीडिया पे बैठ के कर ही नहीं सकते, उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोग्राम रोक देता है। यकीनन वस्ट चैनल पे तो मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे किसान को बचाने की कोशिश करें। आपने देखा इस साल भी सैलाब बलूचिस्तान में भी आया, पिछले साल जो सैलाब आया जनूबी पंजाब, हमारा पूरा सिंध, हमारा बलूचिस्तान डूब गया, किसान बह गया, जनाज बह गए, फसलें बह गई, हमारे स्टॉक बह गए, लाइव स्टॉक सेक्टर पूरा बह गया, हमारे मवेशी बह गए। अब मुझे बताएं कि किसान को कैसे बचाया जाएगा। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि हमें, एक जो छोटा किसान है ना, जो हमारा ज़मींदार भाई है, उसकी ज़मीन नई भी है ना, पर वो अपने घर का गुजारा एक भैंस से, एक गाय से, 2 बकरियों और 4 मुर्गियों से अच्छा गुजारा करता है। पर यकीनन जब 2 भैंसों का या एक भैंस का वो दूध निकालता है, उसकी ज़रूरत है 1.5 किलो दूध, उसका 3 किलो दूध जो बचा ना, अगर उसकी 3 किलो दूध की कीमत हम उसके घर पहुंचा दें ना, तो वो 2 महीने बाद ही 2 भैंसें कर देगा, 4 कर देगा, 6 कर देगा। हमें उसके डोर टू डोर काम करने की ज़रूरत है, हमें उस किसान को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। बलोची चैनल के तवस्सुत से मैं ये कहूँगा, मैं जाम कमाल साहब के साथ भी मैं काम करता रहा हूँ। मैंने एक एक्सपो किया हाजी मिठा खान काकड़ के साथ बलूचिस्तान में। उसके बाद मैं लसबेला यूनिवर्सिटी से मेरा एक एग्रीमेंट भी मैं एक अपने तारुफ में ये भूल गया कि मैं DCFA पाकिस्तान डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन का मैं मरकजी सदर हूँ और फाउंडर हूँ। मैंने खुद ही बताया सबसे पहले। तो हमारी एसोसिएशन ये चाहती है कि जो छोटा किसान है ना, ख्वाह वो अंदरूनी सिंध का है, ख्वाह वो पंजाब का है, ख्वाह वो बलूचिस्तान का है, हम उन्हें शहरों की मार्केट फराम कर दें। शहरों की मार्केट कैसे हम उन्हें दे सकेंगे? उसके लिए हमारा महकमे लाइव स्टॉक, हमारे अकेडमियाँ, जो एग्रीकल्चर हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, ये मिल के तमाम चीज़ों को करेंगी। जैसा कि मैंने पिछले साल लसबेला यूनिवर्सिटी से हमारा MOU होने जा रहा था। मैं ये चाहता था कि हमारे पास लसबेला और दीगर जितनी भी ये बेल्ट है ना, यहाँ पे ऊँट और बकरी बहुत है। मैं ये चाहता था कि जी हम उन्हें कराची की मार्केट फराम करते। ऊँट का दूध आज यहाँ पे 800 रुपये लीटर है, बकरी का दूध भी 900-1000 रुपये लीटर है कराची के अंदर। अगर उन किसानों को वो मार्केट मिल जाती, लसबेला यूनिवर्सिटी में हमारे पैकिंग प्लांट, चिलर प्लांट लग जाते, तो कराची की पूरी मार्केट उनके लिए खुली थी और वो किसान तरक्की कर जाते। पर यकीनी तौर पे यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट थी, वहाँ बलूचिस्तान, और हम सिंध में बैठ के तो जो कहते हैं समंदर में रह के मगरमच्छ से तो बैर नहीं होता। फिर हम एक कदम नहीं, हम 10 कदम पीछे हटे जब हमारी गवर्नमेंट हमसे नाराज़ हुई। उन्होंने कहा हम यहाँ देते हैं आपको। फिर ये तय हुआ, हमारा जमाल दीनी साहब हमारे सेक्रेटरी आ गए, जो कि गवादर के भी वो रहे हैं चेयरमैन। हमारा उनसे तय हुआ, जब जाम कमाल ख़ान, फजील अख्तर साहब वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे बलूचिस्तान के, हमारा ये तय हुआ कि हम लसबेला पे कैटल कॉलोनी बनाएंगे। तमाम फैसिलिटीज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट देगी वहाँ पे, और हम उन्हें कराची की मार्केट का एक्सेस देंगे, क्योंकि हमारी आउटलेट्स मौजूद हैं। बिल्कुल। अगर वहाँ एक कैटल कॉलोनी बसाई जाती जदीद तरीन, तो वहाँ पता क्या होता, वहाँ इनकलाब बर्पा होता। कैसे बर्पा होता? वहाँ माल मवेशी
एक तो वहाँ का किसान ताकतवर हो जाता, यहाँ से भी लोग हिजरत करते, शेल्टर गवर्नमेंट का होता, वहाँ मशीनें लग जाती, वहाँ जो डंग निकलता जानवरों का, गोबर जो निकलता, उससे गैस पैदा होती, मज़ीद बलूचिस्तान से गैस वैसे ही निकल रही है। जो फर्टिलाइज़र निकलता, उस फर्टिलाइज़र से वतन अजीज़ की ज़मीनें ज़रख़ेज़ होती, तो यकीनन एक इनकलाब बर्पा होता, पर कुछ ना हो सका, क्योंकि हमारे इदारे काम करने, इदारे नहीं, मैं माजरत ख्वाह, हमारे इदारों में मौजूद करप्ट लोग ना काम करने को तैयार हैं, ना वो काम करने देना चाहते हैं, वो बस धमकियाँ देते हैं। और हम यकीनन किसान हैं, हमारा तो ये है नहीं कि जी हम कोई वो कर सकें। तो मैं ये कहूँगा, हमें छोटे किसान को तरक्की देने की ज़रूरत है, छोटे किसान को आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट के शेल्टर की ज़रूरत है। मैं बार बार कहूँगा कि मैं सिपह सालार पाकिस्तान को पुकारता रहा हूँ, पिछले दिनों भी एक वीडियो की है कि जनाब छोटे किसान को भी आप सीने से लगा के ये बताएं कि जिस तरह पाक फ़ौज वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत करती है, इस तरह वो छोटे किसान के भी साथ है, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि ये कारपोरेट सेक्टर के लिए हो रहा है। तो पिछले हफ्ते मेरे पास महकमा लाइव स्टॉक के मिनिस्टर इब्राहिम हसन मुराद और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब मेरे ऑफिस आ गए थे, तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया इस बात का, हमें कहा कि हम 500 एकड़ ज़मीनें आपको फराहम करते हैं पंजाब में, आप अपनी वहाँ डेयरी फार्मिंग करें और हमसे जो सहूलत चाहिए। तो हम यही सिंध गवर्नमेंट को भी कहेंगे, यही हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को भी हम कहेंगे कि किसान को ज़िंदा रखें। किसान है तो सब कुछ है, ये किसान ही है जो दिन रात, गर्मी सर्दी, बारिश, आंधी तूफान, ये कुछ नहीं देखता, ये छुट्टी नहीं करता, ये आपके दस्तरखान को लाइव स्टॉक के ज़रिए सजाता है। तो आपका किसान ये आपका सब कुछ। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है शाकिर साहब। आप ये बता दें, जैसे कि आपने वो जो है सैलाब की बात की, बलूचिस्तान पंजाब अंदरूनी सिंध में जो सैलाब आया था, उस दौरान क्या नुकसानात हुए थे किसानों को? असल में जी उस दौरान हमारा सब कुछ ही बह गया था। जब फसलें बह गई, अजनास बह गए। अब जैसे इस साल मवेशियों की हमें कमी पेश आ रही है, वो यूँ पेश आ रही है कि मवेशी तो चंद कौड़ियों के एवज़ किसानों ने बेच दी है ना, क्योंकि या तो वो अपने खुद ज़िंदा रहती है, उन्हें ज़िंदा रखते। बिल्कुल। अजनास के जितने स्टॉक थे बह गए थे, फसलें सब बह गई थी, तो यकीनन मुश्किलात ही मुश्किलात रही हैं किसान के लिए। तो फिर उसको किस तरह से रिकवर किया गया? असल में जी तकरीबन 70% लाइव स्टॉक का मालिक पंजाब है। इसमें यकीनन जनूबी पंजाब बहुत मुतासिर हुआ है, पर अपर पंजाब से दीगर से अब माल मवेशी हमने वहाँ से ख़रीद किए और हमने बैरून मुल्क पे भी इन्हिसार किया, क्योंकि अजनास वहाँ से इंपोर्ट होके आ रही हैं। मैं आपको एक और भी बात बता दूँ कि वतन अजीज़ में हमारे मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा और अजनास पैदा होता है, और बदकिस्मती से हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो मेरी ज़रूरियात पूरी किए बगैर, यकीनन मेरे मवेशी की ज़रूरियात है ना, बिल्कुल, वो मेरी ज़रूरियात पूरी किए बगैर वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता मिडल ईस्ट। जब वो एक्सपोर्ट हो जाता है तो हमें इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, और यकीनन ड्यूटीज़, टैक्सेस। जब मवेशी महंगा चारा खाते हैं, हमारा पोल्ट्री सेक्टर महंगा चारा, महंगे अजनास इस्तेमाल करते हैं, तो महंगा दूध पैदा होता है, महंगा गोश्त पैदा होता है, महंगी मुर्गी पैदा होती है, महंगा अंडा पैदा होता है। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है कि हम अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें, ताकि दूध सस्ता हो, गोश्त सस्ता हो, मुर्गी सस्ती हो, अंडा सस्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कहा कि हम एक हफ्ते पहले की बात करें तो उस टाइम जो महंगाई सिफर वो जो है फीसद थी, जो है उसमें इंक्रीज अचानक जो हुआ है वो 24% हुआ है एक ही हफ्ते में। ये अचानक से सिफर से लेकर 24 तक का सफ़र, ये किस तरह से आया अचानक? मतलब इतनी महंगाई के लोग खुदकुशी कर रहे हैं। असल में जी देखें, ये सारी चीज़ें हैं वतन अजीज़ को जो बहुत बड़े कर्ज ले लेके उन कर्ज़ों तले दबा दिया गया, ये यकीनन उसका इम्पैक्ट है। और यकीनी तौर पे हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वतन अजीज़ को मज़ीद उन कर्ज़ों तले के बोझ तले दबाया जा रहा है। अब जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है जी उसमें किसान को भी नुमाइंदगी दें,
ताकि हम अपना हिस्सा उसमें डाल सकें। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि अब हमारी ये गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, जैसे बिजली के बिलों को कम करने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये हम पे तवज्जो दें, हमें नुमाइंदगी दें हमारा, या हमारे कोई लोगों का इनपुट ही ले लें, तो हम दूध की कीमतें कम कर सकते हैं, हम गोश्त की कीमतें कम कर सकते हैं, हम मुर्गी अंडे की कीमतें कम कर मतलब सकते हैं। जब आप लोग को नुमाइंदगी दी जाएगी तभी कीमतें कम होंगी। असल में जी ये बहुत ज़रूरी नहीं है नुमाइंदगी, ये क्योंकि देखिए हम मुतालबा ज़रूर कर रहे हैं, पर यकीनी तौर पे हमारा इनपुट तो लिया जाना चाहिए ना। तो क्योंकि मेरी तकलीफ़ का मुझे पता है, मुझे तकलीफ़ है मेरे पाँव में, वो इलाज करे मेरे हाथ का, बिल्कुल। तो ये कैसे सही होगा? वो तो ठीक नहीं होगा ना ये सेक्टर, जब तक वो सही हाथ का इलाज नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा ही अच्छा डिस्कशन चल रहा था इस टॉपिक का, पर अभी टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने टॉपिक को वापस कंटिन्यू करेंगे। गोले चारों का अनुवाद विद एक गोंडोई ब्रेक की जूरी ब्रेक प्रति मरागा शबर जा करें। वशत के गोले चारों का जो ब्रेक अच्छी पहले मैं गपुत्रान कन गई थी किसान आनी वाह बता अनुमा ये चीज़ मरी जो अस्सी वती समझ नहीं आएगी कि शाकिर साहब चूँ मतलब या किसान या चीज चूँ वती ऑर्गेनाइजेशन बनी को जम वादे शेयर लगे के ये टीम शेयर जो अस्ती ये चीज़ करने की ज़रूरत कब था हमें सवाल जो अस्ती में शाकिर साहब है गुमा कनी बलूट हुए था पर सजरे चोला में दोस्त करने के मैं बलूची था गब जैसी समझाहत क्या इन्ना शाकिर साहब को समझ आया मैंने क्या कहा है? हाँ जी, कुछ समझ आया कि हमने इस एसोसिएशन की बुनियाद कैसे डाली। बिल्कुल बिल्कुल कि कब आपको लगा कि ज़रूरत है इस एसोसिएशन की आपको? असल में जी इसकी मैंने बुनियाद रखी, मैंने मेरे साथियों ने 2014 में, और फिर 2017 में जाके, हमें तो ये भी नहीं पता था इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर 2017 में मैंने फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन उसकी कराई। और जब से हम मुसलसल किसान की बेहतरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को मुख्तलिफ़ फोरम्स में हम उठाते हैं, इदारों को लिखते हैं मुसलसल, दूध की कीमतों को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन एसोसिएशन किसी फ़र्द का नाम नहीं है, अफराद का नाम है। बिल्कुल। और वो अफराद मिल के अपने सेक्टर की बेहतरी के लिए काम करते हैं। फिर उसके लिए हमारा साथ दिया यूरोपीय यूनियन ने, हमें आईटीसी का मेंबर बनाया, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, हमारी ट्रेनिंग्स कराई हैं मुसलसल। हमें बताया गया है कि आपकी इंडस्ट्री के जो पिलर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कौन है, हमें किस किस को अहमियत देनी है, हमें अपने ट्रेड को कैसे बेहतर करना है, हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ कैसे जाना है, तो हमें ये सिखाया गया। फिर मुझे हिस्सा बनाया गया यूएस ग्रेन कौंसिल का अमेरिका में, तो मैं बैरून मुल्क भी हमें वो लेके गए, अमेरिका लेके गए, इथन्स लेके गए, जर्मनी लेके गए, इटली हम गए, और इथन्स गए, और बेल्जियम हम गए। तो यकीनन मैं फिर जा रहा हूँ अब माशाल्लाह 9 तारीख को, यूके डेयरी डे है, मैं वहाँ मेहमान हूँ और बर्मिंघम में। फिर मैं 29 को वहाँ से लंदन से जाऊँगा, वर्ल्ड डेयरी एक्सपो है विस्कॉन्सन में। तो यकीनन हम ये चाहते हैं कि वतन अजीज़ में तब्दीली आए, जैसे दुनिया ने तरक्की की हम भी वैसे ही तरक्की करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मवेशी भी उतना दूध दें जितना उनके मवेशी दे रहे हैं, हम सीखें। जब हम सीखेंगे तो अपने लोगों को सिखाएंगे ना आके। तो हम कोशिश ये करते हैं अपनी एसोसिएशन के ज़रिए कि हम अपने लोगों को एजुकेट करें। हम एक्सपो भी करते हैं, कराची एक्सपो में, लाहौर। हम हर उस कंपनी को सपोर्ट करते हैं जो किसानों के लिए टेक्नोलॉजी लाती है। हम कोशिश करते हैं अगर इस किस्म का कोई एक्सपो हम खुद सजा रहे हैं तो तमाम किसानों को उस छत तले जमा करें, और मुल्क भर की तमाम टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ हैं उन्हें भी हम वहाँ लाएँ। जैसे कि नैदरलैंड एम्बेसी 2018-19 में हमारे साथ थी, उनकी 22 कंपनीज़ हमारे साथ हमारी पार्टनर थी। तो हमने वहाँ किसानों के लिए सेमिनार्स किए,
वैल्यू एडिशन के प्रोग्राम किए, हमने काफ रेयरिंग के प्रोग्राम किए, हमने फार्म मैनेजमेंट के हवाले से उनकी ट्रेनिंग्स कराई। तो मकसद मुख्तलिफ सेमिनार्स के लिए हम इंटरनेशनल स्पीकर्स हमने बुलाए और यकीनन उसके लिए हमारी मदद हमारे इदारों ने भी की, उन प्राइवेट सेक्टर ने भी की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप और जो आपका एसोसिएशन है, सब मिलकर। अगर मैं बोलूँ कि जो होते हैं ना यकमुश्त, वो मिलकर आप लोग काम करें, बहुत अच्छा लगा। पर आप अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको बलूचिस्तान के बारे में कितना पता है, बलूच लोगों के बारे में? असल में जी बलूचिस्तान वो खित्ता है जो कि मादनियात से माला माल है। बिल्कुल। बलूचिस्तान को सबसे पहले तो हम सुई से जानते हैं, सुई गैस, सुई सदरन कंपनी। यकीनन बलूचिस्तान ने सबसे पहला तोहफ़ा तो हमें सुई गैस की सूरत में दिया और यकीनन वहाँ उस खित्ते के मिलनसार लोग, मेहमान नवाज लोग, जब हम कोयटा गए, फिर मेरी ज़्यादा जो मैं बलूचिस्तान में मेरी इन्वॉल्वमेंट हुई वो जाम कमाल साहब के दौर में हुई, जब हाजी मिठा खान काकड़ मिनिस्टर लाइव स्टॉक थे, तो वो कराची मेरे पास आए थे। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, जैसा आपने कराची एक्सपो में एक इवेंट किया है, ऐसा हमें बलूचिस्तान में सजा के दे। बिल्कुल, तो वो फिर मैंने बलूचिस्तान में किया था। फिर उसके बाद हमारे प्रोग्राम बने थे कि हम एक कैटल कॉलोनी बनाएंगे, डेयरी साइंस पार्क हम कोयटा में बनाएंगे, हम लसबेला यूनिवर्सिटी के अंदर चिलर प्लांट लगाएंगे, पैकिंग प्लांट लगाएंगे, वहाँ के किसानों को कीमत देंगे, कराची की मार्केट का एक्सेस देंगे। फिर वहाँ वो चीज़ें वो रह गई, हो ना सकें, क्योंकि दिलचस्पी ना थी हमारी हुकूमत। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने जो चीज़ें सोची हैं उन पर काम करें, उनके लिए मेरी तरफ से, मेरी वश न्यूज़ की तरफ से बहुत सारी नेक दुआएं और नेक ख्वाहिशात। हम अब चलते हैं, जैसे मैंने आपको बलूचिस्तान के बारे में पूछा, पर आपको नहीं पता, मैं थोड़ा सा जो हमारे गोले चारों का मैं देख रहे हैं उनसे सर मैं बात कर लूँ। गोले चारों का जो शमा जाने था, मैं कह रहा गेस्ट कायंती गोड़ मायनिगमा मर्चा कन के क्विज गोड़, मैं कह रहा जब अत का शाकिर उमर गुजर साहब गोड़ मैं सोच गई ना मैं शिगमा भी क्विज कनी कम बलूचिस्तान है बाबता सवाल जवाब पिक्चर पिचदारे के चिस्सी मर्ची कम मरागश में कम सैड रोगे बल में सैड नबरी चिया में लोटा के मैं गोले चारू सो बे सरा कुछ बेबा गल बेबा बिकंदा गुड़ में मर्ची होती प्रोग्राम जो उदास है रोगे ने शब खुशी तो कवरी माँ वती गेस्ट माँ कनी क्विज समझ आया कुछ शाकिर साहब, क्या समझ आया? आप कोई क्विज देंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो सुबह सुबह का प्रोग्राम है, मैं ये नहीं चाहती हमने बहुत उदासी वाली बातें कर ली, अब थोड़ा हंसी मजाक भी कर ली। जैसे मैंने आपसे बलूचिस्तान के बारे में पूछा तो आप हमारे बलूची चैनल में आए, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जानूं कि आप कितना जानते हैं बलूचिस्तान और बलूच लोगों के बारे में। तो हम उसके हवाले से हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पे और आपसे पूछेंगे कि वो चीज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगी कि हमारे जो स्क्रीन वाले बाबा जी हैं गोले चारों का, मैं स्क्रीन वाला बाबा जी है मर्ची में वास्ता को जाम सवाल इरकोता गुड़मा लोटा क्या सवाल हमारा पेश बेदारी। हमारे जो स्क्रीन वाले बाबा जी हैं एक यहाँ पे वो सवाल खुद ही लेकर आते हैं हमारे। अब देखते हैं कि आज वो कौन से सवाल लेकर आए हमारे लिए। सवाल दिखाया जाए हमें। हो, बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। अब ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में ये जो मैंने सेम अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सेम ड्रेस मैंने पहनी है इस पे, और वो आप ये देखिए वहाँ और इस ड्रेस में बिल्कुल सेम ही, अगर मैं कहूँ सिर्फ कलर का डिफरेंट है। सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस है इस ड्रेस में? बीच में जो डिजाइन है, जेब बनी हुई है, और हाँ ये, अब ये आपको बताना है कि इसको बलोची में क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है? कोई ऑप्शन दे, मुझे क्या पता। नहीं, ये तो आपको बतानी है। ये तो आपको बतानी है कि इसको बोलते क्या है। हम तो लिबास कहते हैं, बाकी तो लिबास आप मुझे ऑप्शन तो देना कोई ना कोई। चले ठीक है, चले ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगी। इसमें क्या ऑप्शन दूं मैं आपको? इतना आसान तो है, मेरे लिए आसान होगा। चले इसको हम सबसे पहले पशका, नंबर 2 में पिंदोल, नंबर 3 में जेब, नंबर 2 फिंगा। फिंगा। पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए? लॉक कर।
इनाम 50 मिलेगा? हाँ ना, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेटी। यही इनाम मिलेगा आपको। अगर गलत हुआ तो मुझे क्या मिलेगा? दूध पिलाएंगे आपको, देसी घी पिलाएंगे। मैं दूध नहीं पीती, मुझे नहीं पसंद लिटरली। वैसे गोले चारों का शीर वरक शारे गप्पे हमेशा ना कि मैंने दोस्त ना भी ये एक गप देगे रही। चले ठीक है, वैसे दूध से तो बहुत सारी चीजें बनती है, शायद मैं वो मांग लूँ आपसे। चले ठीक है, गोले चारों का नी इशिया क्वेश्चन थे ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट कोता ची ऑप्शन नंबर 2 है तो कम अगोस्ता पिंदोल बेचा तू दिमागे कार करने के पिंदोल इसी जवाब बारी इन्ना माओ जाना चाहिए, शुमा भी जाने तो चाहिए नी भले मैं चाह रही कि मैं स्क्रीन वाले बाबा जिया इसी जवाब सही कोता या गलत कोता। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी से हमें दिखाएं कि इसका जवाब सही था या गलत। हमें जवाब हो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो है बलोची पॉकेट है, ये बहुत बड़ा पॉकेट है, इसमें कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं और इसको बलोची में बोलते हैं पिंदुल। बड़ा ही खूबसूरत लिबास होता है हमारे बलोचों का और बहुत ही प्यारा है। तो अब हम जैसे हमने ये बात की, आप मुझे बताएं कि दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। दूध से यकीनन एक अल्लाह की बेहतरीन नेमत है दूध। दूध से सबसे पहले तो दही, फिर मक्खन, देसी घी, पनीर जिसे चीज़ कहते हैं। और बलूचिस्तान में तो चीज़ बहुत ज़्यादा बनाई जाती है क्योंकि वहाँ के किसान के पास मार्केट नहीं, तो वो चीज़ बना के उसे महफूज करते हैं बलूचिस्तान के लोग। बिल्कुल और बिल्कुल। उनका देसी तरीका है लस्सी बनाने का भी, चमड़े की उसके अंदर, तो वो यकीनन हमारी हाँ उसमें हाँ नज़र हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, जी। चले ये सवाल स्क्रीन पे नहीं किया जाएगा आपसे। ये सवाल जैसे आपने ये कहा कि वो चमड़े के उससे बनाते, उसको क्या बोलते हैं बलोची में? मेरे जहन में नाम नहीं है उसका। मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगी। मुश्क बड़ा कहते बड़ी हैं उसे, क्या चमड़े की हम तो मुश्क कहते हैं, चमड़े की। क्या कहते हैं आप लोग? मुश्क। मुश्क? हाँ। चले ठीक है, उसमें मैं पानी आपको भी चले भर के ठीक है वो मैं होता आपको है। ऑप्शंस दे देती हूँ। वो चमड़े की होती है। तो मुझे बताइए वो किस तरह से बनती है? वो खाल से बनती है ना। खाल से की बनती जी है। हाँ। ओके ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। एक आपका मुश्क, दूसरा मश्क, तीसरा, दो ही ऑप्शन है, एक मुश्क और एक मश्क। तीसरा नहीं दूंगी आपको, दो ऑप्शन है, एक मुश्क एक मश्क। आप मश्क कहते होंगे। बिल्कुल, उसे बलोची में मश्क कहा जाता है। और असल में जब मैं बलूचिस्तान गई थी तो इतनी गर्मी में फिर भी जब हमें पानी दिया जा रहा था तो मैंने पूछा पानी इतना ठंडा क्यों है? यहाँ पे तो लाइट नहीं है, तो ये फ्रीज़र भी नहीं है, तो ये पानी इतना ठंडा क्यों है? फिर ये कहा कि पानी हम मश्क से लेकर आए हैं। फिर मैं गई उसे देखा, मैंने बोला वाह ये तो कुदरती कूलर है। चले ठीक है, बड़ा ही अच्छा आपने बताया हमें। और हम लाए हैं आपके लिए एक और सवाल। कभी बलूची जो वीडिंग्स हैं, शादी वगैरह अटेंड की है? नहीं की। चले ठीक है, नहीं की, फिर भी इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगी। हमारे स्क्रीन पर एक सवाल है, वो सवाल हमें दिखाया जाए। हमारे स्क्रीन पर जो सवाल, बलोच असर में मेरे साथ कश्मीर और सिब्बी के बलोच मेरे पास व्यापार करते हैं ना, मवेशी लाते हैं, तो उनसे मैं कुछ सीख भी जाते हैं, कुछ सुनते भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ से आपको बहुत कुछ सिखा के भेजेंगे। अब सवाल दिखाया जाए, स्क्रीन वाले बाबा जी हमें सवाल दिखा दें। हो आज का ये हमारा तीसरा सवाल है, वो ये है, ये क्या चीज़ आपको कुछ समझ आ रही है? ये तो शादी में सेज सजाते हैं ना दूल्हा दुल्हन की, वो लग रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही चीज़ है। तो इसको बलोची में क्या बोलते हैं? बलोची की एक रस्म है, जैसे बाकी शादियों की रस्म होती है वैसे ही ये बलोची की एक रस्म है। तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, इसको क्या कहते हैं? एक पालबंदी, दूसरा जुलबंदी, तीसरा इन्नी शब्द। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। ये एक हल्दी की रस्म होती है, ठीक है, जो दूल्हे वालों की साइड से चीज़ें लेकर जाते हैं दुल्हन के लिए। दुल्हन यहाँ पे बैठकर जो पूरा अपना मुंह ढक लेती है,
तो यहाँ पे इसको जो ख़वातीनें आके उसे तेल लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं, स्वीट्स बांटते हैं, इस रस्म में रिंग पहनाई जाती है। मायूं की रस्म कहे ना जी सीधी हाँ, इसमें। एक किस्म से मायूं की ही रस्म है। तो इसको बलोची में क्या बोलते हैं, इसके मैं आपको ऑप्शंस मैंने आपको दिए। नंबर 1 में पालबंदी, नंबर 2 में जो है आपको जुलबंदी, नंबर 3 में मैं आपको दूंगी इन्नी शफ। देखे जी वो जो पहले सवालात आए हैं उसमें 2 नंबर ही सही आया तो इसको भी 2 नंबर पे रखें। ऐसा नहीं हो कि 2 नंबर गलत हो जाए, हो भी सकता है। नहीं, एक आध सवाल गलत भी होना चाहिए, जवाब सारे सही हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग जानते हैं क्योंकि आपके एक्सप्रेशन, आप जो यूं तस्वीर देख रहे हैं, लोग जानते हैं कि आपको नहीं आ रहे जवाब। गोले चारों का ही जो शुमा बेचार थे स्क्रीन सरे में पेश दाश्ता और इसी तो कम मैं जो हस्ते शाकिर उमर गुज्जर साहब शर्मा से ऑप्शन दाता कि एक कोजाम मैं बलोची रस्मी शुमा बलोची तो जान गए थे कि कोजाम रस्मी मशर से ऑप्शन दाता। से ऑप्शन है तो कची नंबर 1 में कोता पालबंदी, नंबर 2 में कोता जुलबंदी और नंबर 3 में कोता इन्नी शब्द शुमा चे गोशते कोजाम रस्म जो हस्ते सेटअपी सजना चौलिया शरगोशिया के इशी तो का सालों बानूर निंदती भले इशी तो का सालों को निंदी काली बानूरे जो ऐसे रस्म में जा गए भले शियरे छी गोशा मैं लॉक कर दिए जाए 2 नंबर पक्का। दूसरे नंबर पे जुलबंदी, ठीक है। तो क्या करें, अब जुलबंदी को सिलेक्ट किया है तो अब मैं चाहती हूँ कि हमारे बताएं ना एक और मर्तबा बोले बताएं ना एक और मर्तबा फिर बताएंगे हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी। बाबा जी बताएं ना बाबा जी बता दे कि सही दिया है जवाब या गलत। अब इंतजार में। वाह, दूसरा जवाब भी आपका सही है। इसको कहते हैं जुलबंदी। जुल वही होता है जो हम एक ताल में हम जो बलोची जो कम्युनिटी होती है एक ताल में सारी चीज़ें रखते हैं और उसके ऊपर एक रेड कलर का दुपट्टा दे देते हैं और उसको सर पे लेकर हम जो है दुल्हन के घर जाते हैं, दूल्हे वाले मेहंदी उपटन वो हाँ उसमें वो सारी चीजें चीज़ें हाँ वो मेहंदी अलग चीज़ है। इसको एक थाल में मिठाई, हल्दी और कुछ जो है कलर्ड वाले तेल होते हैं वो लेकर जाते हैं। उसमें एक मिठाई की भी एक अलग किस्म होती है जो हम वो जो है रबड़ी टाइप की एक मिठाई होती है वो लेकर जाते हैं। उसका कलर भी ऑरेंज कलर का होता है जो बलूचिस्तान में बनती है, बहुत ही मशहूर मिठाई है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हलवा बोलते हैं हलवा। तो हलवा लेकर जाते हैं इसमें और उसको ये चीज़ है कि उसको कवर किया जाता है, जो रेड दुपट्टा होता है उसे कवर किया जाता है और उसके ऊपर एक गुलाब का हार होता है वो रखा जाता है। फिर उसके ऊपर वो पैसे भी रखते हैं सब, अगर बोले वो बलाइयाँ लेते हैं, सदका लेते हैं, उसी तरह पैसे भी रखते हैं। बड़ा ही अच्छा रस्म है ये हमारी कम्युनिटी का, बड़ा मज़ा आता है, ढोल बजते हैं मुझे नहीं वही शादी वाला सीन याद आ रहा है। अच्छा ठीक है, बड़ा ही अच्छा जवाब दिया आपने इसका। और अब इंशाल्लाह कोई भी शादी होगी हमारी फैमिली में आपको इनवाइट करूंगी, आप आइएगा तो मैं आपको बताऊँ कि जलबंदी असल में होती क्या है। स्टार्टिंग में आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही थी इसमें, ये कि आपने जो सेटअप देखकर आपने ये कहा कि यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो जगह सिर्फ दुल्हन के लिए होती है। हम शादी से तकरीबन अगर हम पहले टाइम की बात करें तो 1 हफ्ते पहले दुल्हन को वहाँ पे बिठा दिया जाता था। निकाह के बाद वो जो है उसका दुल्हन का चेहरा सिर्फ जो उसके वो शौहर देख सकते हैं, उससे पहले कोई नहीं, घर वाले भी नहीं, तो उसका पूरा चेहरा ढक दिया जाता था। अब तकरीबन 3 दिन के लिए वो करते हैं क्योंकि सैलून वगैरह में जाना होता है वगैरह वगैरह, तो 3 दिन के लिए करते हैं। तो 3 दिन तक ये पूरा ये जो जुल होता है उसमें दुल्हन बैठी रहती है, तो ये बड़ा ही अच्छा वो है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप बलूचिस्तान गए, बलूचिस्तान में आपको खाने के लिए क्या मिला? खाना तो यकीनन बलूचिस्तान सज्जी दुनिया भर में मशहूर है, तो सज्जी मैं खाता रहा हूँ। हम तो कोयटा की सर्दी अच्छा आप जरा नजरें फेरे हमारे स्क्रीन के ऊपर, आपको क्या नजर आएगी? स्क्रीन दिखा दें अल्लाह की नेमत है जी, यकीनन ये सज्जी। ये तो बाबा जी को सवाल करने की नौबत ही नहीं पेश आई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी तो खुद ही हैरान है, मेरे सवाल से पहले इन्होंने जवाब दिया।
अब बाबा जी बताएं कि इन्होंने सही बोला या गलत। ऑब्वियसली सही बोला है तो हमें जवाब का इंतजार नहीं होना चाहिए, फिर भी इंतजार करवा रहे हैं बाबा जी, हमें जवाब चाहिए। बोले शाहरुख खान जो कि मैं दोस्त को सही है ये भी। तालियां पहले बज गई, जवाब देख लेने दे हमें। तालियां तो पहले बज गई कि सही कहा है, सज्जी 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 सज्जी, जवाब दिखा दिया जाए हमें, बिल्कुल सही। अब ये खिलाएंगी सज्जी आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे है। गोले चारों आपको देख रहे हैं ना, बलूचिस्तान, हम तो कराची में हैं, बलूचिस्तान आप चले गोले चारों के बलूचिस्तान कहते शर सज्जी वारे त मन भी पीदा का शो में पूछता इसी पूछता पूछता मन भी पीदा का ये। अच्छा मुझे बताएं कि सज्जी बनती कैसी है बलूचिस्तान में? बेहतरीन माशाल्लाह, बस अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ऐसी बेहतरीन नेमत बलूचिस्तान में खिलाई है। बहुत बिल्कुल सजी बिल्कुल खाई है बिल्कुल हमने। बिल्कुल, बड़ा ही अच्छा जो है हमारा आज का प्रोग्राम रहा, और प्रोग्राम में बड़ी ही अच्छी डिस्कशन हुई, पता भी नहीं चला हमारे प्रोग्राम का टाइम किस तरह से ख़त्म हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूं, फिर भी हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ। तो शाकिर उमर गुज्जर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पर एक बहुत- बात रह गई। कौन सी बात? हम बात रहनी नहीं चाहिए, आप बता दें वो बात। असल में एसोसिएशन एक काम और भी कर रही है, वो वतन अजीज़ की तरक्की के लिए, सेक्टर की तरक्की के लिए रेड लाइन आरबी जो बीआरटी प्रोजेक्ट, रेड लाइन बीआरटी जो प्रोजेक्ट है वो भैंस कॉलोनी में लगाया जा रहा है। जो भैंस कॉलोनी से फिर पूरा सफूरा और फिर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरेगा वो ट्रैक। तो इस वक्त जो 3 लाख भैंसें हैं हमारी भैंस कॉलोनी में, 3.5 लाख, उनका जो डंग है, गोबर, बराबर में हमारे समंदर है, वो समंदर को आलूदा कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा था कि वहाँ हम, क्योंकि गोबर जब रोड पे गिरता है ना, गाड़ियाँ चलती, सूखता, वो उड़ के हमारी सांसों में बैठता, हम सांस के मरीज़ हो रहे, बिल्कुल एलर्जी हो रही थी, हमें जल्दी बीमारियाँ हो रही थी। तो उससे क्या होगा, एक तो समंदर आलूदा नहीं होगा, दूसरा हमारी ये जल्दी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, सांस की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी हमारे। तीसरा, जब ये प्रोजेक्ट लगेगा तो उससे जो बीआरटी कराची के शहरियों को एक सस्ते सफ़र का ज़रिया फराम करने जा रहे हैं आपके डेयरी फार्मर्स और जो सिंध गवर्नमेंट है, तो उसके और भी बहुत सारे फ़वाइद होने जा रहे हैं। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से बन रहा है, तकरीबन $70 मिलियन उसके लिए रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो उसके लिए हमारी वो जो कराची ट्रांस कंपनी से देख रही है, तो हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों से भी और इनसे भी, सिंध गवर्नमेंट से ये तय हुआ था कि वो डेयरी फार्मर्स को उसकी मिलने वाली रॉयल्टी में से कुछ ना कुछ हिस्सा देंगे, ख्वाह वो तनख्वाहों की सूरत में हो। उनसे हमारा तय हुआ था, हमें तालीमी मौक़े देंगे, मुल्क भर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपस कराची भैंस कॉलोनी में लाए जाएंगे, कम्युनिटी सेंटर्स तामीर होंगे, हॉस्पिटल्स तामीर होंगे, हमारी भैंस कॉलोनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से तामीर किया जाएगा। तो हमें इसके बहुत सारे फ़वाइद होने जा रहे हैं। दूसरा, हमारे सर पे तलवार लटकी रहती थी कि हमें ये उठा के अंदरूने सिंध फेंकेंगे, बम्बोर कैटल कॉलोनी शिफ्ट करेंगे। इससे प्रोजेक्ट से ये भी फ़ायदा हुआ कि हमारी ज़मीनें पक्की हो गई, लीज़ के लिए समरी रिलीज़ कर दी मुर्तज़ा वहाब साहब ने, उनका भी बड़ा ममनून हूँ आपके चैनल की तवज्जुह से। तो बेयकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो गई। तो यकीनी तौर पे रेड लाइन बीआरटी प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो एक इनकलाब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो तमाम डेयरी फार्मर्स उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो उसमें मैं ये भी बता दूं कि जो उससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र निकलेगा रोज़ाना, उससे वतन अजीज़ की ज़मीनें ज़रख़ेज़ होंगी। हम अरबों रुपए की सब्सिडी यूरिया और डीएपी को देते हैं। अब जब ऑर्गेनिक खाद मैसर होगी तो कौन किसान डालेगा वो? तो हम इंशाल्लाह मुल्क भर में ज़मीनों पे पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलके वो खाद हम मुल्क के चप्पे चप्पे में इंशाल्लाह फैलाएंगे, ऑर्गेनिक खाद इंशाल्लाह। और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग वतन अजीज़ के लिए, और बहुत सारी
नेक ख्वाहिशात आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह जी, बड़ा बोले ममनून चारों आपका। का नुवाद में बुता मरागश हलास नूश हमारे देगी थी होस्टार इजाजत अंजुम दुआओं को थी मरागश स्टार्ट हुआ जो दुआओं को थी मरागश हम अलास कनी वश पे बातें शगरंज पे बातें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।